हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए आज शिक्षण कौशल में जो हमारा टॉपिक है उसमें एक नया पॉइंट लेकर के आया हूँ, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। अभी कल हमने अपना कौन सा टॉपिक ख़त्म किया है? अभी हमने ख़त्म किया है शिक्षण की विधियाँ। तो हमारा अभी तक में ये जो पॉइंट है ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हम सिलेबस के हिसाब से ही चल रहे हैं तो सिलेबस में जो जो पॉइंट है हम लाइन से ही चलेंगे। हम इधर उधर की बातें ना करते हुए सिर्फ सिलेबस के ही हिसाब से चलना शुरू किया था हमने और आगे भी चलते रहेंगे। तो अब आज हमारा क्या है, एक नया टॉपिक शुरू हुआ है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है आज। देखिए, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहले आपका कौन सा सिद्धांत है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। शिक्षण में अभिप्रेरणा का बहुत महत्व है, यह शिक्षण का मुख्य बिंदु होता है। बच्चा इसमें क्रियाशील बना रहता है। ठीक है, अधिगम के प्रति उसके अंदर रुचि पैदा होती है। बच्चे का नैतिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक जो भी मूल्य होता है उनका विकास होता है। प्रेरणा या प्रेरक तत्व शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों होते हैं, जैसे शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, उत्तम, और अगर अशाब्दिक में देखेंगे तो वो दंड हो जाएगा और पुरस्कार हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि मोटिवेशन किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो शिक्षण हो या कोई दूसरा फील्ड में हम बात करें, तो हर जगह आपको क्या रहना पड़ता है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए मोटिवेट रहना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। हमें मोटिवेट रखने के लिए कोई ना कोई चीज़ होनी ज़रूरी है कि अगर हम क्या कहते हैं, दूर तक घूमने जाना चाहते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ जहाँ हम जाना चाहते हैं वो खूबसूरत होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, तभी हम जा पाएंगे। तो ये हमारा एक मोटिवेशन का पॉइंट है। हमारे मन में जिज्ञासा पैदा होगी कि हमें वहाँ क्यों जाना है, क्योंकि वहाँ वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत मज़ा करेंगे हम वहाँ जा कर के। तो इसी तरह जब हम शिक्षण में बात करते हैं तो शिक्षण में भी मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर बच्चे को हम सिखाना चाहते हैं, अपनी क्लास में पढ़ाना चाहते हैं और अधिगम को और अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो हमें बच्चे को क्या करना पड़ेगा? टाइम टाइम पे मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, उसे मोटिवेशन देना पड़ेगा। ये मोटिवेशन कैसा हो सकता है? ये मोटिवेशन कैसा हो सकता है? वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल में क्या होगा कि हम उसे बोल करके बताएंगे कि हाँ, तुमने जो भी काम किया है, जो भी आज कक्षा में कार्य किया है, अपना काम किया है, वो क्या है? बहुत बढ़िया है। जब हम ये क्या पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक भी कहते हैं। तब क्या होगा? उसका और मन होगा कि हाँ, हमने ये काम किया है, हमें इसे और अच्छे से करना चाहिए, तो हमें और ज़्यादा क्या होगा? मोटिवेट करेंगे। सर पूरी क्लास के सामने हमें सब अच्छा कहेंगे, बढ़िया कहेंगे। ठीक है, लेकिन एक दूसरा होता है अशाब्दिक में, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दंड एवं पुरस्कार। तो शिक्षण का सबसे मुख्य बिंदु होता है क्या? हमने क्या सीखा कि ये शिक्षण का सबसे मुख्य बिंदु होता है। इससे फायदा क्या होता है? बच्चा इसमें क्रियाशील बना रहता है, मतलब एक्टिव रहता है। बच्चा क्या रहता है? एक्टिव रहता है। जब उसको किसी चीज के प्रति क्या रहता है? मोटिवेशन रहता है, तो क्लास में क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। अधिगम के प्रति उसके अंदर रुचि पैदा होगी, इंटरेस्ट पैदा होगा पढ़ने के प्रति। ठीक है, अधिगम मीन्स लर्निंग। लर्निंग के टुवर्ड्स उसका क्या रहेगा? इंटरेस्ट बना रहेगा। बच्चे का नैतिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक जो भी मूल्य होता है, ठीक है, उसका नैतिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक, ये तीनों मूल्य जो रहेंगे वो क्या होंगे? उनका विकास होता रहेगा। किस प्रकार के शिक्षण अधिगम में? अभिप्रेरणा का सिद्धांत में। ठीक है, प्रेरणा या प्रेरक तत्व शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों होते हैं। हम उसे कैसे मोटिवेट करते हैं? दोनों तरीके के होते हैं, वर्बल भी होते हैं और नॉन वर्बल होते हैं। शाब्दिक मतलब वर्बल और अशाब्दिक मतलब नॉन वर्बल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। तो ये किस टाइप का शिक्षण सिद्धांत है? ये मोटिवेशन का है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अगला सिद्धांत हमारा क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये किसका है? ये किसने दिया था? सबसे पहले ये जान लें। इसको हाईलाइट इसीलिए कर दिया कि किसने दिया था इसको? स्किनर महोदय ने दिया था।
ध्यान कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। इसमें होता क्या है, इस प्रकार के शिक्षण सिद्धांत में बच्चा अपने पर्यावरण में रहकर काम को खुद से करके सीखता है। कैसे सीखता है, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रह करके काम को खुद करना सीखता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत का अर्थ है कि जो भी क्रिया अनुक्रिया बच्चे, मनुष्य, जानवर में स्वयं की इच्छा से की जाती है। जैसे कोई भी बच्चा है, कोई भी इंसान है, कोई भी जानवर है, ये जो स्वयं की इच्छा से अपने इनर जो मोटिवेशन होता है इनका, इनकी अपनी खुद की मर्जी जो होती है, इनकी खुद की इच्छा जो होती है, उसके द्वारा जो ये काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत। ठीक है, कोई भी इसमें हिंदी इंग्लिश वाले परेशान ना हो, क्रिया प्रसूत को इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, इसलिए ध्यान रख लें। जैसे हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है वो इंग्लिश में समझ ले कि ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। इसमें बस थोड़ा सा यही जानना है कि होता क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अपने आप से खुद की इच्छा से करने का जो काम होता है, बच्चा खुद से करके सीखता है, वही होता है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक, इसको दिया किसने था, इसके प्रतिपादक कौन थे, स्किनर महोदय थे। बस इसमें इतनी सी बात है। अगला सिद्धांत हम देखते हैं। अगला सिद्धांत क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसका मुख्य आधार करके सीखना है। इसका मुख्य आधार क्या है, करके सीखना। ये ध्यान रखिए, इसमें क्या खास बात है, इसका मुख्य आधार करके सीखना है। इसमें बालक स्वयं करके सीखता है, जो उसको आपने बताया तो वो करके सीखेगा। बालक सभी प्रकार की क्रियाओं में शामिल होता है, जिसमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी और व्यापक होता है। हर प्रकार की जो भी सिद्धांत हैं, जो भी तरीके हैं, उसमें कोई ना कोई फायदा होना जरूरी होता है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जब बच्चा करके सीखेगा, जैसे आप उसको बोलिए कि आग में हाथ मत लगाओ, हाथ जल जाएगा, वो नहीं मानेगा। जब तक वो हाथ नहीं डालेगा उसमें, और जब वो हाथ एक बार डाल देता है, जल जाता है, तो उसका क्या हो जाता है, परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाता है कि अब कभी भी हाथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाथ जल जाएगा। तो ये ज्ञान कैसा होता है, ये जो नॉलेज होता है ये कैसा होता है, परमानेंट होता है, स्थायी होता है। ठीक, तो इसीलिए इसकी बहुत बड़ी खासियत है। जो भी ज्ञान कहीं से भी आपको मिले, खुद से मिलता है ना, वो स्थायी होता है, वो परमानेंट होता है। किताबों से जो आप सीखते हैं उसको भूल भी सकते हैं, लेकिन जो आपने करके सीखा है वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इससे जो भी प्राप्त होता है ज्ञान, वो क्या होता है, परमानेंट होता है और व्यापक होता है। मतलब परमानेंट एंड ब्रॉड नॉलेज उसको हो जाता है। कई प्रकार की पद्धतियां क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित हैं। इनमें से प्रोजेक्ट बेसिक शिक्षा पद्धति मुख्य है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट बेसिक शिक्षा पद्धति किस सिद्धांत पे काम करती है, तो प्रोजेक्ट बेसिक शिक्षा पद्धति जो है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत पर काम करती है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी पर काम करती है। ठीक है, इसमें बस इतना ही जानना था कि है क्या, आपको बस थोड़ा थोड़ा जानना है। एग्जाम में आपसे बहुत अंदर से नहीं पूछेगा, नॉर्मल ही क्वेश्चन होंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी मटेरियल दिया जा रहा है उसको आप एक बार अच्छे से हमारे साथ पढ़ें, और फिर जब आपको टेलीग्राम पे उसका PDF दे दिया जाएगा तो उसको आप आराम से प्रिंट करा करके पढ़ सकते हैं। चौथा सिद्धांत है हमारा पदानुक्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। इसमें क्या होता है कि जैसे ये चला, फिर इसके नीचे ये चला, ठीक है, एक सीक्वेंस कह सकते हैं। ठीक, एक हायरार्की होती है जिसमें सीखता जाता है मनुष्य। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि सीखने की जो मानव की शक्ति होती है वो सकारात्मक परिवर्तन दर्शाती है। जब भी मनुष्य सीखता है तो क्या होता है, वो और आगे जाता है। आगे का मतलब पॉजिटिव वे में बढ़ता जाता है। तो जो भी सीखता है उसके नीचे वाले, उसके आगे वाले, अभी आप पीछे देखिए आदि मानव, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए, सीखते गए, जो भी परिवर्तन होता गया, जो भी डेवलपमेंट होता गया, वो एक पॉजिटिव वे में होता गया, वो एक सकारात्मक परिवर्तन दर्शाता है। जो भी हमारे अंदर क्या होता है, सीखता है, जो हम सीखते हैं, जो भी बच्चा सीखता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव वे में बढ़ता जाता है, और वो हमें बताता है कि ये क्या है, सकारात्मक परिवर्तन है। ठीक है, क्या है,
सकारात्मक परिवर्तन है, ये एक पॉजिटिव वे में चलता है। किस में चलता है ये? ये एक पॉजिटिव वे में चलता रहता है। ऐसे हम सीखते जाते हैं और ये क्या होता है, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं होता कि हम सीखते हैं तो कुछ गलत होता जाता है हमारे साथ, हम और अच्छा करते हैं और बेहतर करते जाते हैं जब भी हम इस वे में बढ़ते रहते हैं। तो इसमें बस प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की में यही है कि यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि सीखने की जो मानव की शक्ति होती है वो सकारात्मक परिवर्तन दर्शाती है। हर मनुष्य में सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, अब अगला सिद्धांत हमारा क्या है? व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग है। कोई भी दो व्यक्ति कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, इसीलिए क्या है, व्यक्तिक भिन्नता है। ठीक है, हर कक्षा में अलग अलग क्षमता के विद्यार्थी रहते हैं, इसलिए एक शिक्षक को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सभी बच्चों की व्यक्तिक भिन्नता के हिसाब से शिक्षण करना चाहिए। मतलब क्या है इसका? मतलब विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण का कार्य करना चाहिए। जो भी टीचिंग होनी चाहिए वो एक ऐसे वे में होने चाहिए कि हमारे पास, हमारी क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो हम अच्छे से जानते हैं कि 50 के 50 एक लेवल के नहीं हो सकते हैं। सब में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई जल्दी समझता है, कोई देर में समझता है, किसी का ध्यान नहीं होता है, कोई बहुत ध्यान से सुनता है। तो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ हाई लेवल के बच्चों के हिसाब से पढ़ाना शुरू करें, ऊपर ही ऊपर पढ़ा दिया और बाकी को समझ में नहीं आया। या ऐसा ना हो कि हम लो लेवल में पढ़ाना शुरू कर दें ताकि बड़े वाले जो जिनका लेवल थोड़ा सा ऊंचा है उनको क्या हो, बोरियत महसूस होने लगे। तो एक अच्छे टीचर को और एक अच्छे शिक्षण कौशल में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि व्यक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखा जाए। जो भी बच्चे अलग अलग क्षमता के उस क्लास में मौजूद हैं उनके हिसाब से ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसके हिसाब से शिक्षण कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, तभी वो बच्चा सीखता है। इंग्लिश में बोले तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, दोनों लोग समझ लें, और हिंदी में व्यक्तिक भिन्नता है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। छठा सिद्धांत है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, ये शायद कुछ गलती हो गई है वहां पर टाइप में। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा सिद्धांत में क्या हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। यह अच्छे शिक्षण व्यवस्था में बहुत जरूरी होता है कि शिक्षण बच्चों के रुचियों, मानसिक क्षमताओं एवं उनके स्तर का हो। ये बहुत बड़ी बात। अभी जैसे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो हमने व्यक्तिक भिन्नता का भी पीछे सिद्धांत पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़ा, उसी के जैसा ये भी है कि शिक्षण में एक अच्छे शिक्षण, गुड टीचिंग स्किल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी शिक्षण कार्य, जो भी टीचिंग मेथड हो वो कैसा होना चाहिए, बच्चों की रुचियों, मानसिक क्षमताओं एवं उनके स्तर का होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के इंटरेस्ट का होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा क्या होना चाहिए, मेंटल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, और जो उनका स्तर है, ठीक है, बच्चों का जो स्तर है, इसमें क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात कर रहा है कि वो उनकी समझ का जो स्तर है। ठीक है, ये किस चीज के स्तर की बात कर रहा है, समझ के स्तर की बात कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से होना चाहिए, उनके मेंटल लेवल के हिसाब से होना चाहिए। तभी इसका नाम है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक, अगला देखते हैं, जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत हमारा क्या है, जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कुछ शायद टाइप में मिस्टेक हो गई है आज। ठीक है, लाइफ से, जो लाइफ से हमारा जो रियल लाइफ है,
लाइफ क्या रियल लाइफ कह देते हैं। रियल लाइफ से जो रिलेशन है, ठीक है, जो भी शिक्षण का रिलेशन है रियल लाइफ से, वो क्या होता है, बहुत खास होता है। क्यों खास होता है कि अगर हम उसकी जिंदगी से, उसके जीवन के तथ्यों से जोड़ करके पढ़ाएंगे तो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसीलिए इस सिद्धांत का बनाया गया है। और ये कहां पर, ये एनसीएफ 2005 में भी शिक्षा को जीवन से संबद्धता पर बल दिया गया है कि आप इस एक पॉइंट को भी इसमें एनसीएफ में जोड़ दीजिए और इस पर ध्यान दीजिए। होता क्या है कि जब भी बच्चे को उनके जीवन से संबंधित तथ्यों को समझाया जाता है तो क्या होता है, बड़ी आसानी से चीजों को समझ जाता है। इसलिए एनसीएफ 2005 में शिक्षा को जीवन से संबद्धता पर बल दिया गया है। इसलिए शिक्षक को चाहिए वो बच्चों को जो भी पढ़ाए वो उनके जीवन से जोड़कर पढ़ाए, तब उन्हें ज्यादा आसानी से समझ में आता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, जीवन से संबंधितता। मतलब जीवन से संबंधित आप तथ्यों को, मूल्यों को बच्चों को समझाएंगे, जोड़ करके समझाएंगे तो वो बेहतर तरीके से आपकी बातों को, उस टॉपिक को, उस तथ्य को, उस चीज को अच्छे से समझ पाएगा। ठीक, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। क्या है ये, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नाम से ही पता चल रहा है कि जो चीज पढ़ाई गई है वो उसको दोबारा किया जाए, जो भी काम किया गया है उसको दोबारा किया जाए, रिपीटिशन, रिवीजन। इसीलिए इसमें क्या है कि शिक्षक को चाहिए कि जो पाठ कक्षा में पढ़ाया या सिखाया है वो उसको बच्चों से घर में दोहराने एवं गृह कार्य करके लाने को बोले। इससे बच्चों का क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, या हिंदी में कहें पुनरावृत्ति का सिद्धांत। जो भी टीचर ने पढ़ाया है वो उसको होमवर्क दे कि आप घर से करके लाइए, क्वेश्चनेयर बना दे कि कल आपका टेस्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो भी चीजें क्लास में पढ़ाई गई हैं वो घर से पढ़ करके आएगा, अभ्यास करके आएगा, रिवीजन करके आएगा और वो चीजें उसके लिए और अच्छी हो जाएंगी। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। ये क्या है, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। अगर हिंदी में कहीं कोई टाइप मिस्टेक हो तो आप उसको इंग्लिश में समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश का कोई इश्यू नहीं है, कभी कभी हो जाता है टाइप मिस्टेक। कि प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, हर प्रकार के शिक्षण का कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम आपको क्लास दे रहे हैं इस वक्त तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि आप सुपर टेट का एग्जाम क्लियर करें और अपनी ज्वाइनिंग लें। ठीक है, ये बगैर उद्देश्य के नहीं पढ़ाया जा रहा है। कोई भी शिक्षण हो, कोई भी टीचर हो, वो किसी न किसी उद्देश्य से आपके सामने उपस्थित होता है और आपको चीजें समझाता है। ये यहाँ जो बैच चल रहा है, ये जो चीजें हैं, इसका भी एक क्या है, एक निश्चित उद्देश्य है, एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव है कि आपको सुपर टेट क्लियर कराना है। तो निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल और डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर शिक्षण का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। बिना किसी उद्देश्य के शिक्षण क्या है, वेस्ट है। अगर मैं आपको यहाँ पर एबीसी सुपर टेट का बैच डाल करके आपको एबीसीडी पढ़ाना शुरू करूं तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, वेस्ट है ना ये। ठीक है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि इसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। नियोजन को क्या कहते हैं, प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ठीक है, नियोजन को कहते हैं प्लानिंग। अगर शिक्षण नियोजन के साथ होगा तो इससे समय, मेहनत की बचत होगी। जब नियोजन सही ढंग से होगा तो शिक्षण के उद्देश्यों की भी क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी या प्राप्ति हो जाएगी। अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, सुपर टेट का बैच पढ़ा रहे हैं। सुपर टेट में अगर हम सिलेबस के अलग से चीज़ों को पढ़ाना शुरू कर दें जो हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, बगैर प्लान के ही पढ़ाना शुरू कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्या उद्देश्य पूरा होगा, नहीं होगा। हम आपको सुपर टेट क्लियर करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बच्चे को एक प्लानिंग के हिसाब से ही पढ़ाना एक अच्छे शिक्षण का क्या है,
गुण है। शिक्षण नियोजन के साथ होगा, प्लानिंग के हिसाब से होगा, तो जो शिक्षण का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति टीचर कर लेगा। ठीक। नेक्स्ट है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? यहां लचीलेपन का क्या मतलब होता है? ऐसा ऐसा लचीला नहीं, यहां लचीलेपन का मतलब होता है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बच्चा नहीं समझ रहा है, तो हम उसके लेवल पर जाकर के उसको चीजें समझाएं। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल कड़क रहें कि नहीं तुमने नहीं पढ़ा, मारना शुरू कर दे। नहीं, हमारे पढ़ाने में, हमारे शिक्षण स्किल में क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया कि शिक्षण कार्य में लचीलापन होना चाहिए। जो भी शिक्षण के तत्व हैं वो छात्रों के एवं परिस्थितियों के अनुसार लचीले हों। जैसे छात्र हैं और जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इसी से क्या होगा? आपका अच्छा शिक्षण हो पाएगा। शिक्षण तो हर प्रकार का होता है, लेकिन अच्छा शिक्षण कैसा होना चाहिए? एक इन्फ्लुएंस करने वाला होना चाहिए, एक इंप्रेसिव शिक्षण होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब आपके टीचिंग में क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है। तो ये आज का जो हमारा क्लास था, इसमें हमने क्या पढ़ लिया? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। अब हमारा इसके बाद शिक्षण के सूत्र है और शिक्षण आगे चीजें हैं, उसको हम पढ़ाएंगे कल की क्लास में। ठीक है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप हमें अप्रिशिएट करते रहें, अपने दोस्तों में हमारे चैनल को बताएं, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।